ईरान की जो कॉन्सुलेट मुंबई में है, उन्होंने बकायदा सोशल मीडिया पर, क्योंकि मुंबई में है तो उन्होंने मुंबई का एक वीडियो शेयर किया। मे बी समवन शुड बुक ए वन वे कल्चर डिटॉक्स फॉर मिस्टर ट्रंप, इट माइट जस्ट रिड्यूस द रैंडम बकवास। कभी इंडिया आकर देखो फिर बोलना। ये बिल्कुल वैसे था जिसको तुम नर्क बोल रहे हो, एक बार आकर देखो, तुम्हारा शायद डिटॉक्स हो जाएगा, तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। इसमें एक वीडियो शेयर किया गया मुंबई का, काफी ज्यादा वायरल हुआ, जिसमें मुंबई के दोनों व्यू दिखाए गए, एक शहर और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाया गया, कल्चर दिखाया गया। कल्चर के साथ साथ यहां पर मुंबई के अंदर जिस प्रकार से नेचर है, सीन है, ब्यूटी है, साथ ही साथ यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको दिखाते हुए, टैग करते हुए ईरान की जो मुंबई में कॉन्सुलेट है उसने वीडियो पोस्ट किया कि कभी आओ मिस्टर ट्रंप, पता चलेगा कि नर्क नहीं ये क्या है, आपका डिटॉक्स हो जाएगा, आपके अंदर जो जहर है वो खत्म हो जाएगा, आप सुधर जाओगे, आपकी बकवास बंद हो जाएगी। अब साहब जब मुंबई की जो कॉन्सुलेट है इंडिया, मतलब ईरान की जो कॉन्सुलेट मुंबई में है ईरान वालों की, उस पर रिप्लाई किया हैदराबाद वालों ने और कहा कि भाई मुंबई वालों तुम काय को क्रेडिट ले रहे हो, हैदराबाद आओ, कभी यहां आकर पता लगाओ। मतलब कि ईरान की कॉन्सुलेट्स आपस में एक दूसरे से बहस कर रही हैं, वो भी इंडिया के लिए। और मतलब वो बहस चल रहा है कि नहीं भाई इंडिया बहुत खूबसूरत है, अमेरिकियों को नहीं पता है, अमेरिका को इस तरह की बातें करने की गंदी आदत है। इस बात के ऊपर एक नेता हैं प्रियंका चतुर्वेदी जी, वो कहती हैं कि साहब हमारा एमईए तो चुप है लेकिन कम से कम ईरान तो बोल रहा है। ऐसी तरह से तहसीन पूनावाला, तमाम लोगों ने अपने अपने प्रतिक्रियाएं इस पर दी कि सरकार तो चुप है लेकिन ये कम से कम ये लोग जो बोल रहे हैं इससे ही कम से कम ये तो पता चलता है कि भारत के लिए लोग कैसा सोचते हैं। ये सारी बातें संदेशों से निकलकर आना शुरू हुई। अल्टीमेटली सवाल वहीं खड़ा रहा कि भारत चुप क्यों है। अब भारत चुप क्यों है, इसके पीछे तो कांग्रेस के पास एक सीधा सा जवाब है। कांग्रेस के पास जवाब है कि भारत के प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड हैं इसलिए भारत कुछ बोलता नहीं है। एक तो बेसिक सवाल का आंसर ये है। दूसरा पॉइंट ये कि भारत जानता है कि ट्रंप बड़बोले हैं और वो कुछ भी बोलते हैं, हर चीज के ऊपर अगर संज्ञान लेने लगे तो भाई साहब साल काटना और विशेष रूप से उनके साथ का समय काटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। खैर, भारत की प्रतिक्रियाएं तो बिल्कुल जैसे थी, बिल्कुल सरकारी टाइप की, आधिकारिक प्रकार की रही। एक शाम होते होते एक मैसेज तैरने लगा जिसमें इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री कॉलन ट्रंप लिखा हुआ था। हालांकि यह सोशल मीडिया पर कहीं दिखाई नहीं दिया, ट्रंप के हैंडल्स पर नहीं दिखाई दिया, लेकिन कहा गया कि ट्रंप ने कहा है कि इंडिया ग्रेट कंट्री है और ऐसा कहते हुए इस मामले को विराम देने का प्रयास किया गया। लेकिन ट्रंप के इस असल फ्रस्ट्रेशन का कारण क्या है? कल तो हमने बताया ही था कि अमेरिका के अंदर एक बिल आ रहा है जो बर्थ सिटीजनशिप को रोकने के लिए है कि भाई किसी बच्चे को जन्म से नागरिकता ना दी जाए, क्योंकि बहुत सारे भारतीय, लगभग 16 लाख भारतीय अभी तक वहां बच्चे जाके पैदा करने पहुंचे हैं बर्थ टूरिज्म के नाम पर, ताकि उन्हें अमेरिका की नागरिकता मिले। इसको तो उनका लोकल मुद्दा माना जाए, लेकिन फिर भी वो इंटरनेशनली ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसके पीछे की बड़ी रीजन क्या है? आपको याद होगा बीते साल आपने और हमने रशिया यूक्रेन के मामले पर ट्रंप को खूब ज्यादा ट्रोल होते हुए देखा था। ट्रंप को बार बार मिस्टर पीस प्रेसिडेंट के नाम से लोग छेड़ रहे थे, कह रहे थे कि आप जिस युद्ध को बंद करवाने की कह रहे थे कि आते ही महीने भर में बंद करवा दूंगा, आप कुछ करवा नहीं पाए। आपको नोबेल पीस पुरस्कार नहीं मिला तो आप फीफा का पीस पुरस्कार ओढ़कर बैठ गए, जो उन्होंने आप ही के लिए पहली बार बनाया था। तो ट्रंप के इस फ्रस्ट्रेशन का पिछली बार खूब लोगों ने मजाक बनाया। जब मजाक बनाया तो उसके साथ साथ ट्रंप फ्रस्ट्रेशन में वॉर के एक और वॉर छेड़ दिए कि चलो दुनिया का ध्यान हटे, दर्द की यूनानी टेक्निक अपनाई। आप और हम अब रशिया यूक्रेन की बात ही नहीं करते, गाजा इजराइल की बात ही नहीं करते। ऐसा लगता है हाँ चल रहा होगा दुनिया के एक कोने के अंदर युद्ध। इन्होंने एक नया युद्ध छेड़ दिया। अब इस नए युद्ध में इन्हें लगा था कि मैं ईरान पर बहुत ज्यादा कहर बरपाऊंगा, दुनिया के सामने दिखाऊंगा कि देखो मैं कैसा हूं और मैं ही अपने तरीके से चलाऊंगा। ये इनसे ये भी नहीं सिमटा। हालत यहां भी खराब हो गए। हालत खराब ये हुए कि ट्रंप के तमाम प्रयासों के बावजूद ईरान मजबूती के साथ खड़ा रहा। ईरान ने अपने यहां पर नुकसान खूब करवा लिया, बिलियंस ऑफ डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी ईरानियंस का हौसला नहीं टूटा। अमेरिका को एक आक्रांता अपने ही देश में बताने में ईरानियन कामयाब हो गए। ईरानियों की सत्ता लोगों को एकजुट करने में कामयाब हो गई। हमने कई बार कई जगह प्लेटफॉर्म्स पे भी ये बात डिस्कस की है कि जहां एक और इतने लंबे समय से चला आ रहा ईरान में शासन था खमनेई का, जो एक तरीके से बार बार कहा जा रहा था कि धर्म का शासन है, ऐसे में धार्मिक लीडर्स के खिलाफ जनता एकजुट होना चाहती है, वो
और मजबूत हो गया। धर्म के साथ लोगों का जो भाव है, अटैचमेंट है, वो और मजबूत हुआ और जो प्रोटेस्ट करने वाले प्रोटेस्टर्स थे वो कहीं गायब ही हो गए। यानी कि अमेरिका के किए धरे पर पूरी तरह पानी फिर गया। अमेरिका जो दुनिया को दिखाता था कि ईरान के हालत बहुत खराब हैं, वो कहीं अपनी ही बातों में गलत सिद्ध होता हुआ दिखाई दिया। परिणाम यह निकल कर आया कि ईरान के मामले में लगातार ट्रंप का पिछड़ते जाना ग्लोबल हंसी का पात्र बन गया। कैसे? आपको याद होगा कि अमेरिका और ईरान के इस जंग में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बना लिया गया। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज निकलने नहीं दे रहा था। बस इतना था कि मेरा नुकसान बहुत हुआ है तो मुझे आप हर्जाना देते जाओ, जहाज निकालते ले जाओ। ट्रंप ने कहा कि नहीं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टोल वसूली नहीं होने दूंगा। तो ट्रंप ने अपना एक ब्लॉकेड लगाकर खड़ा कर दिया। ट्रंप को लगा कि अब ईरानियन जितने भी लोग हैं वो अपने जहाज आगे नहीं भेज पाएंगे, तो मैं ईरानियंस को $500 मिलियन पर डे का नुकसान पहुंचाऊंगा। उस ब्लॉकेड से ईरान पूरी तरह तहस नहस हो जाएगा। लेकिन उन्हें जो गलत फहमी थी कि उन्होंने 159 पानी के जहाज ईरानियंस के डुबो दिए हैं, जिसके बाद ईरान की नेवल पावर पूरी तरह खत्म हो गई है, वो उनके लिए एक धोखा साबित हुआ। ट्रंप के लिए बड़ी चुनौती 1 मई है। और 1 मई क्यों है? असल मायने में ट्रंप को 60 दिन से अधिक युद्ध जारी रखने के लिए उनकी सीनेट से परमिशन लेनी होती है और सीनेट में ट्रंप के पास 100 में से 53 सांसद हैं। वहीं दूसरी तरफ कमला हैरिस वाली पार्टी यानी कि डेमोक्रेट्स के 47 सांसद हैं। ऐसे में युद्ध को आगे बढ़ाए रखने के लिए 60 दिन तक तो आर्मी और नेवी और एयरफोर्स का सुप्रीम कमांडर होने के नाम पर राष्ट्रपति 60 दिन तो युद्ध खुद से लड़ सकता है, लेकिन उससे आगे ले जाने के लिए उन्हें संसद की परमिशन की जरूरत पड़ती है। सीनेट में ट्रंप के पास बहुमत तो है, लेकिन ऑलरेडी ट्रंप के 10 सांसद इस युद्ध के खिलाफ हो रखे हैं। ऐसे में बाइडन की पार्टी, या कहिए तो डेमोक्रेट्स का बोला बाला या फिर बहुमत जो है वो युद्ध को गिराने वाला हो सकता है। तो ट्रंप को 1 मई से पहले ही इस पूरे स्कोर को सेटल करना होगा। यानी कि युद्ध आगे बढ़ाने के लिए हो सकता है संसद से परमिशन ना मिले, लेकिन ट्रंप चाहे तो बिना परमिशन के भी इस युद्ध को आगे ले जा सकते हैं। ऐसा कई पूर्व राष्ट्रपतियों ने किया है और उन्होंने कहा कि हम बीच में सीज फायर करके बैठे थे, इसलिए 60 दिन काउंट नहीं होते हैं। ऐसे में ट्रंप 1 मई के प्रेशर में भले ही हो, लेकिन कानून ना मानने की बात करते हुए युद्ध को आगे भी खींच सकते हैं। यह एक कयास लगाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जिस कैलिफोर्निया का जिक्र हो रहा था कि वहां चीनियों और भारतीयों का कब्जा है अमेरिका के अंदर, वहीं से कुछ लोगों ने ट्रंप को सीधा सीधा चेतावनी देते हुए कहा है कि आइए इस नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन में आपको बताते हैं। ट्रंप से जब पत्रकार वार्ता में पूछा गया कि साहब अब तो आप इतने परेशान हो गए हैं, क्या क्या न्यूक्लियर वेपन यूज करेंगे? बोले कोई भी दुनिया का देश न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं करेगा और मैं भी नहीं करूंगा। और रही बात इसकी, तो हम ईरान को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमारा बहुत फायदा हो रहा है, दुनिया भर के देश हमसे तेल खरीद रहे हैं। इनसे पूछा गया कि सर तेल का भाव बढ़ते हुए $200 बिलियन तक पहुंचने की बात हो रही है, $200 प्रति बैरल तक पहुंचने की बात हो रही है। तो इनने कहा कि क्या दिक्कत है, जब न्यूक्लियर वेपन का यूज होता कई सिटी बर्बाद होती, उससे अच्छा है ना $200 प्रति बैरल तक पहुंच करके कम से कम सेफ तो हो। खैर, इन सभी चीजों का सार एक ही लाइन में ये कि ट्रंप को अपने किए का कोई रिग्रेट नहीं है और वो अभी तक भी इसी बात के साथ कन्विंस हैं कि उन्होंने जो किया सही किया। अब वो क्या कर रहे हैं? ईरान से उम्मीद कर रहे हैं कि ईरान आगे से आए और सीज फायर की कहे। इसके लिए क्या कर रहे हैं? इसके लिए इजराइल और लेबनान के बीच में 3 हफ्ते के लिए सीज फायर बढ़ा दिया गया है। कहा गया है क्योंकि जो ईरान ने शर्तें रखी थी उसमें लेबनान पर हमला ना हो, यह भी शर्त थी। ऐसे में अमेरिका ने इजराइल और लेबनान के बीच में अगले 3 हफ्ते के लिए सीज फायर एक्सटेंड कर दिया है कि अब ये आपस में नहीं झगड़ेंगे। मतलब ईरान इस बीच में चाहे तो इस युद्ध की सहमति बना सकता है, सीज फायर कर सकता है। इस तरह की प्रतिक्रियाएं रही। हालांकि इजराइल इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं है। इजराइल एनी टाइम युद्ध की तैयारी में है, बार बार अमेरिका से कह रहा है साहब एक बार युद्ध और हो जाने दो, आगे बढ़ जाने दो। खैर, अब देखना होगा कि अमेरिका किस तरह से इजराइल के कहने पर आकर फिर से युद्ध की तरफ बढ़ता है या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपने आप पीछे हटकर ब्लॉकेड खोलता है। क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिका के जो साथी देश हैं वो इस बात से तो फ्रस्ट्रेटेड हैं ही कि साहब आपने ईरान का ब्लॉकेड नहीं हमारा भी ब्लॉकेड लगा रखा है और उससे हमें लगातार दिक्कत हो रही है। बाकी 1 मई तक क्या होता है, जैसा भी कुछ होगा आपको अपडेट दिया जाएगा। आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं? भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी? जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।